जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। और वीक स्टार्ट हो गया है। आई डोंट नो आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, मे बी ऑन योर वीकेंड, बट वीकेंड पे देखना नहीं चाहिए। वीकेंड इज़ इट्स फॉर एन्जॉयमेंट, इट्स फॉर अ गुड क्वालिटी लाइफ। लेकिन खैर एनीवेज, मैं भी तो संडे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक किस किस्म की एडवाइस कर रहा हूँ। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है इट्स इंटरेस्टिंग। सही ना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि टॉपिक कैसा है और इंटरेस्टिंग भी है, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी उसके अंदर हैं। बल्कि हम लोग बिग फोर के किसी सिस्टम पे ही बात कर लेंगे। यानी आज हम बात करने जा रहे हैं ऑडिटर अपॉइंटमेंट। इसके नोट्स भी, यानी अगर हम फॉर्मली अभी देखेंगे भी वो भी, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है मैं आपको अपना लेक्चर दूंगा। तो दोनों यानी इट्स फुल ऑफ लर्निंग एंड नॉट डिफ़िकल्ट, मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना। लेट मी एडजस्ट माई स्क्रीन रियल क्विक। यू गो। अच्छा जी, ये बात पहले भी हुई है कि ऑडिट फर्म्स आर प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स, सही है ना। कि ये इन्होंने ज़ाहिर है अल्टीमेटली पैसे बनाने हैं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये एनजीओज़ हैं, नॉन गवर्नमेंटल हैं या कोई इस तरह नहीं। ऑडिट फर्म्स जो हैं उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना है, एंड ऑब्वियसली ऑडिट फर्म्स जो हैं वो प्रोफेशनल फर्म्स भी हैं, तो उनके ऊपर प्रोफेशनल लाइबिलिटी भी होती है, एट द सेम टाइम कमर्शियल इंटरेस्ट भी। दोनों अचीव करने ना, सोचने की बात है ना भाई, कि कमर्शियल इंटरेस्ट भी अपना अचीव करना है, यानी क्लाइंट भी चाहिए। क्लाइंट भी चाहिए, तो एक तो है आपका प्रोफेशनल इंटरेस्ट, वो तो आपको अचीव करना ही है, ठीक है। ज़ाहिर है यू वर्किंग फॉर द सोसाइटी, आप ऑडिट कर रहे हो एंड अदर नॉन ऑडिट सर्विसेज भी आप दे रहे हो, ठीक है, ये भी एक बड़ा पॉइंट। लेकिन साथ साथ आपका इदारे का रेंट भी है, आपके साथ पार्टनर्स भी हैं, आपके पास मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, पूरी हिरार्की है, यानी उन रिसोर्स, यानी फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द होल सिस्टम। तो ज़ाहिर है पैसे भी कमाने, अच्छी ऑडिट फीस भी चार्ज करनी है। तो इसका मतलब दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर क्लाइंट एंड लुकिंग फॉर गुड क्लाइंट्स। सही ना, ये बड़ी अहम बात है कि अगर क्लाइंट अच्छा नहीं होगा तो फिर मामला फिर बेकार होने वाला है, मामला ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम बैंक्स में जाते हैं, तो बैंक्स आजकल क्या करते हैं, तो बहुत ज़्यादा होता है ना ये KYC, नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, फर्म का भी यही हाल है कि फर्म के पास जब कोई क्लाइंट आएगा और आप फर्म के पास जाएं, फॉर एग्जांपल यू आर अ क्लाइंट, आप फर्म के पास चले गए। आप फर्म के पास चले गए, आपने कहा जी मुझे ऑडिट करवाना है, मुझे नॉन ऑडिट, मुझे इंटरनल ऑडिट। वो बोलेगा भाई एक मिनट ठहर जा, इंगेजमेंट कौन सी करानी है उसकी स्क्रीनिंग तो होगी, वो बात की बात है, पहले क्लाइंट स्क्रीनिंग तो कर लें। आई रिपीट, आई रिपीट, आप बैंक में गए, आपने कहा जी वो मुझे, फॉर एग्जांपल यू गो टू JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, या कोई स्टैंडर्ड चार्टर्ड, या कोई भी XYZ बैंक में चले गए, सही ना, लोकल बैंक में किसी। और आपने उससे कहा जी मुझे वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है, मुझे एक चेकिंग अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट खुलवाना है, मैं इस तरह पे ऑर्डर देता हूँ, इस तरह मैं वायर ट्रांसफ़र करता हूँ, और मुझे एक स्टॉक ब्रोकर। वो बोलेगा भाई ठहर जा, अकाउंट्स की बात बाद में होगी, कौन से अकाउंट खुलवाना है, पहले हम ये तो डिसाइड कर लें कि हम तुझे अपना कस्टमर बनाएंगे कि नहीं। इसका मतलब ये दो बड़ी अलग चीज़ें हैं, एक है क्लाइंट स्क्रीनिंग, ये एक अलग चीज़ है, और एक है इंगेजमेंट स्क्रीनिंग, ये अलग बात है। क्या ख्याल है भाई, पहले हम आपको क्लाइंट बनाने को तैयार भी हैं या नहीं है, फिर बात करेंगे कि हम आपका ऑडिट करेंगे या इंटरनल ऑडिट करेंगे या जॉइंट ऑडिट करेंगे या टैक्स एडवाइजरी करेंगे। दैट्स अ टोटल डिफरेंट स्टोरी। पहले क्लाइंट स्क्रीनिंग है कि आप, जैसे आप हमारे कॉलेज हैं और आप आके बोले मुझे F8 पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ऑडिट। होल्ड ऑन, पहले हम ये तो देखें कि हम आपको इस कॉलेज में अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर दूसरी बातें होंगी। पहले तो आप अपना पासपोर्ट दिखाएं कि आप एलिजिबल हैं इस मुल्क में पढ़ने के लिए, अपना कोई वीज़ा है तो वो दिखाएं, अपना कोई शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड वो दिखाएं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं। पहले हम ये तो देख लें कि ये बंदा एग्जिस्टेंस, क्या पहले इसके साथ हमें रिश्ता रखना है नहीं रखना, फिर बात करेंगे कि आपको सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग, क्लाइंट स्क्रीनिंग एंड एंगेजमेंट स्क्रीनिंग। और आज के माहौल में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो मैं KYC वाली बात कर रहा हूँ, समझे। अच्छा, अब एक तो है कि जनरल टॉक भी हम करेंगे तो उससे भी समझ लेंगे, लेकिन अगर आप इनका सिस्टम समझें बिग फोर का, जैसे फॉर एग्जांपल KPMG इनकी बात करें, जैसे ही कोई क्लाइंट अप्रोच करता है, फॉर एग्जांपल इंडिया में, फॉर एग्जांपल
पाकिस्तान में, सही है, यूनाइटेड स्टेट्स में, कहीं भी क्लाइंट अप्रोच करता है। अच्छा, इस बात को समझ लें, ये ग्लोबल फर्म्स हैं, तो जो मुल्क की छोटी फर्म्स होती हैं ना, वो कभी इनके साथ एसोसिएशन कर लेती हैं। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो जैसे अर्नस्ट एंड यंग, या इसी तरह आप पीडब्ल्यूसी की बात करें तो फर्गूसन्स इज़ एक्चुअली अ लोकल पाकिस्तानी फर्म, लेकिन उसने उसका कोलैबोरेशन किससे हुआ, पीडब्ल्यूसी। तो अब उसको अपनी हर बात माननी पड़ेगी ग्लोबल पीडब्ल्यूसी को देख के, इस बात को ज़रा समझें। इसी तरह तासीर हादी, एक बहुत टाइम किसके साथ भाई, KPMG, तो फिर उसको सारी बात माननी, क्योंकि अब उसके लेटर हेड पे लिखा आ गया KPMG, कहने को लोकल पार्टनर्स है, सब कुछ लोकल ऑडिट हो रहे हैं, लेकिन अब उसके ऊपर एक बड़ा नाम आके लग गया KPMG। इसी तरह फोर्ड रोड्स जो है वो अर्नस्ट एंड यंग, तो वो लोकल फर्म, और इसी तरह फिर यूसुफ आदिल इज़ एक्चुअली डिलॉइट। तो पता ये चला, जहाँ आपने, एक तो होती है लोकल ऑडिट फर्म, उसे तो मसले कोई है नहीं, वो तो बोलती है मेरा रेगुलेटर मुल्क का मकामी लोकल लॉ जो बोलेगा इस तरह तो मैं चलते रहूँगा। लेकिन जहाँ आपका नाम जुड़ा इन बड़ी फर्म्स के साथ, तो फिर जब आप फॉर एग्जांपल हम KPMG को बोलें, हम EY को बोलें पाकिस्तान में कि मिर्चा वाला का ऑडिट करना है, इतनी सी बात, एक छोटे से इदारे का भी ऑडिट या नॉन ऑडिट या कुछ भी करना है, उसके लिए बाकायदा पूरी ग्लोबल स्क्रीनिंग होगी। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, पूरा वो सिस्टम में एंट्री होगी, और उसके लिए एक बाकायदा पार्टनर, एक पूरी पोस्ट डिजिग्नेटेड होती है कि जो वो चेक करेगी कि हाँ भाई मिर्चा वाला, तो उनको नज़र आएगा हाँ भाई US में भी मिर्चा वाला है, सही है ना, सुबहान का भाई ये सिस्टम है, ये कंपनीज़ हैं, ये वो। और हो सकता है कोई एक छोटी सी चीज़ मैं KPMG से वहाँ ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई टैक्स की सर्विस या कुछ ऐसी चीज़ जो इतनी माइनर भी होगी, तो वो उधर से आवाज़ आ जाएगी कि जी आप इसका पाकिस्तान में ऑडिट नहीं कर सकते, मे बी क्योंकि हम वहाँ पर ये फ़लानी सर्विस या एक्स सर्विस इनकी सब्सिडरी को, या कहीं मैं किसी के साथ पार्टनर हूँ यूरोप में या कहीं। आप कहानी समझ रहे हैं, ये एक ग्लोबल स्क्रीनिंग हो रही है। जो आपने थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस और वो सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, दिस इज़ ऑल क्लाइंट, यानी वो पूरा ओवरऑल देखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर ग्रुप, उसको डाला जाता है उस सिस्टम पे कि इस ग्रुप के इसके कितने पार्टनर्स हैं, इसकी कितनी सब्सिडरीज हैं। और आजकल तो एक बड़ा ह्यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यहाँ तक कि कोई पार्टनर कोई स्विच हुआ होता है, कोई CEO स्विच हुआ है, कोई चेयरमैन स्विच हुआ है, इस चेयरमैन की और क्या रेफरेंसेज हैं, इसकी बीवी बच्चे क्या है, इसके CEO क्या, भाई ये क्या कर, ग्लोबली कोई इतनी सी भी बात होगी तो वो क्लाइंट स्क्रीनिंग में ही रिजेक्ट हो जाएगी, और आप उस क्लाइंट का ऑडिट नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मकसद क्या है कि जहां आपने ये बड़े नाम पकड़े, तो वहां पर क्लाइंट स्क्रीनिंग भी बड़ी टफ किस्म की हो जाती है। कहानी समझ गए। अच्छा, अब फिर से ज़रा पीछे आते हैं, यानी क्लाइंट स्क्रीनिंग इज़ बिग थिंग, जिसके अंदर आप बहुत सारे फैक्टर्स देखते हो। आप सामने अपने क्लाइंट को देखते हो कि यार इसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, इसने कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की हुई, इसके ऊपर केसेस कितने चल रहे हैं, ये चीज़ें नहीं चेक करोगे। इसके बोर्ड में कौन बैठा है, याद करो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस में पढ़ाया था इंटिमिडेशन। इसके बोर्ड में हु इज सिटिंग इन द बोर्ड, हाउ मेनी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कौन सी डोमिनेंट पर्सनालिटी बैठी है, हु इज द चेयरमैन, इसकी शेयर होल्डिंग किसके हाथ में है। वही कहा था, एक दफ़ा फंस गए इनके हाथों में फिर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। और फिर वही बात, अगर गलत क्लाइंट मिल जाए तो वो आपको भी डिबो देता है, एनरॉन एंड ऑर्थर एंडरसन, ये मसाइल तो रहते हैं, फिर कुछ ना कुछ चिक 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 चलती ही रहती है, ठीक है ना। तो ये क्लाइंट स्क्रीनिंग में देखना है। क्लाइंट स्क्रीनिंग में ये भी देखना है कि भाई जिस इंडस्ट्री का ऑडिट करने जा रहे हैं, एंगेजमेंट जो एक्सेप्ट करने जाएंगे, क्या हमारे लॉ इजाज़त देता है। अब यहाँ पर एक और बात सुने थे कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस पर दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स के ऑडिट वगैरह के लिए रेगुलेटर ने कहा होता है कि भाई इस पर्टिकुलर रेटिंग की ही फर्म जो है वो ऑडिट करेंगी। तो आपको ये भी देखना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बैंक आती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी आती है, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन ऑडिट, तो आप ये बोलोगे कि भाई वी आर नॉट लीगली अलाउड टू डू इट। तो फ़ायदा क्या हम इतना प्रोसेस अप्लाई करें, आपके पास इतनी रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी, आपकी प्लेट में बहुत कुछ है, और आप इतने क्लाइंट और एक्सेप्ट कर लो। तो ये भी देखना होगा आपको, क्या US गैप आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है जिसकी फाइनेंशियल US में बनेंगी, तो US गैप आपको नहीं आती, ऑलरेडी यू आर एक्सपर्ट इन ओनली IAS एंड IFRS। तो ये फैक्टर्स भी देखना, अभी हम ये सारे फैक्टर्स देख, तो बहुत सारी चीज़। अच्छा, क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजिशन भी तो देखनी है, ऑडिट फीस कैसे देगा ये, अगर ये इतना कंगला, इसकी बैलेंस शीट, इसकी लिक्विडिटी, ये सब देखना है। इसके ऑडिटर्स से मिलना है, जो इसके पुराने ऑडिटर्स हैं वो कैसे हैं। जैसे आप लोग कभी जॉब पे जाते हो तो आपसे कहते नहीं कि वो लुकिंग फॉर रेफरेंस,
कि पुरानी रेफरेंस दो जिधर तुमने काम किया था। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं। अच्छा, इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के बाद इसका ग्रुप कितना बड़ा है, सब्सिडरीज को भी तो पकड़ना है। इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ नॉन ऑडिट सर्विस मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इसके आने से इसका ब्रांड इमेज कैसा है, हमें कितना वैल्यू एडिशन होगी। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कुछ क्लाइंट को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है ताकि आपको इंडस्ट्री में एंट्री मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव नेवर परफॉर्म एन ऑडिट ऑफ लेट्स से फर्टिलाइजर, आपने कभी नहीं किया। आज एक छोटी सी फर्म आई है, ऑल्दो उसका कोई क्लाइंट आया है जिसका ब्रांड इमेज कोई बड़ा नहीं है, लेकिन आप उसको सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हो कि एटलीस्ट हम एंटर तो हो, हमारी प्रोफाइल पे लिखा हुआ आ जाएगा कि यस वी हैव परफॉर्म्ड एन ऑडिट ऑफ फर्टिलाइजिंग कंपनी, ताकि हम आगे मार्केट कर सकें। तो ऐसे यानी ये एक बिजनेस है ना यार, तो इस तरीके से पूरी स्क्रीनिंग हो रही है। अच्छा, एक दफ़ा स्क्रीनिंग हो गई कि हाँ भाई मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है, अच्छे लोग हैं, ये वो सारी चीज़ें हो गई, सब हमें ग्रीन सिग्नल मिल गए, फिर हम सोचते हैं कि अब जी आपको करवाना क्या है, जी सर मुझे ऑडिट करवाना। अब आप देखोगे यार कहीं कोई हमारा भाई बहन तो उधर नहीं बैठा, वही इंडिपेंडेंस वाले मसले, वो सारे मसले इंगेजमेंट पे। अच्छा भाई, हम आपका इंटरनल ऑडिट तो कर देंगे, बट मे बी वी कैन डू स्टैट्यूटरी ऑडिट, और हो सकता है हमें ऑडिट, अभी इस वक्त हमारे पास टाइम कम है, हम नहीं कर पाए ऑडिट, तो इंगेजमेंट में फिर वो लेकिन असल जो अहम एरिया चल रहा होता है वो ये क्लाइंट उसके साथ, सही ना। अच्छा, यहाँ से थोड़ी सी गुफ्तगू में और आपको समझाने के लिए, फिर मैं आता हूँ उस नोट्स पे थोड़ा सा समझाने के लिए। देखें, एक चीज़ होती है एडवर्टिजमेंट और एक चीज़ होती है टेंडरिंग। टेंडर सुना है, नाम समझ लें। एडवर्टिजमेंट क्या होती है कि जब फर्म, ऑडिट फर्म एड लगाती है व्हेन दे आर लुकिंग फॉर क्लाइंट, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी बचपन में, एडवर्टिजमेंट हर मुल्क में अलाउ नहीं है। तो जिन मुल्कों में अलाउ नहीं है उसकी तो बात ही नहीं हो रही, बट इफ इट इज़ लीगली अलाउड तो वहाँ पर वो एड लगाते हैं बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर क्लाइंट्स। नाम सुने, क्लाइंट। टेंडरिंग क्या होती है, टेंडरिंग ये होती है, एडवर्टिजमेंट क्या होती है, जब ऑडिट फर्म एड लगाएगी व्हेन दे आर लुकिंग फॉर क्लाइंट। टेंडरिंग ये होती है व्हेन द क्लाइंट इज लुकिंग फॉर एन ऑडिट फर्म, और वो कहता है कि वी आर लुकिंग फॉर टेंडर्स, और आप टेंडर अपना सबमिट कराते हो, वो आप ऑफर सबमिट कराते हो, आप भी कराओगे, केपीएमजी भी कराएगी, ये भी कराएगी, वो भी कराएगी, ये टेंडर, सही है ना। चाहे एडवर्टिजमेंट हो या टेंडरिंग हो, दोनों में यू हैव टू बी, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल, सो यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी क्लियर, कंसाइज, ट्रू होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एडवर्टिजमेंट में आप ये नहीं लिख सकते कि वी आर द बिगेस्ट, इवन नो मैटर यू आर बिगेस्ट आप नहीं लिख सकते, मैंने बात पहले भी की थी। और आप अपनी तारीफ पॉजिटिव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी आर अ ग्लोबल ऑडिट फर्म, इफ यू आर अ ग्लोबल ऑडिट फर्म देन राइट, इफ यू आर अ लोकल फर्म डू नॉट राइट ग्लोबल ऑडिट फर्म। मैंने कहा पॉजिटिव एंड ऑनेस्ट। तो एडवर्टीजमेंट में ये सारी बात वो लिखते हैं कि भाई हम इतने ग्लोबल हैं, हमारे इन जगहों का एक्सपीरियंस है, ये हमारे पार्टनर्स हो गए, हम इस तरह की हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, सही है ना। तो ये सब कुछ आप एडवर्ट, ताकि आपके पास क्लाइंट अट्रैक्ट हो। सेम केस विद टेंडरिंग कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, क्लाइंट है, उसने कहा भाई वी आर लुकिंग फॉर एन ऑडिट फर्म, तो आप लोग अपने अपने टेंडर जमा कराएं। तो उसमें भी आप अपना टेंडर में आप बताते हो कि भाई हम इतना टाइम लेंगे, बताओगे ना कि हम 3 महीने में करेंगे, हो सकता है कोई बोले वी कैन डू इन 2 मंथ्स, फिर आप बताते हो हम इतनी फ़ीस चार्ज करेंगे, हम ये सारी चीज़ें क्या है भाई, ये सब कुछ जो है वो टेंडरिंग में आप करते हो कि हाँ भाई ये हमारी एक्सपर्टीज़ है, यानी अपने बारे में बताते हो कि हमारी ये एक्सपर्टीज़ है, पास्ट एक्सपीरियंस हमारा ऐसा है, इतनी रेटिंग हम फर्म है, हम आपसे इतने पैसे चार्ज करेंगे, इतना जल्दी हम ये काम कर देंगे। अच्छा, अब एक और बड़ा मसला भी होता है, एक चीज़ बड़ी चलती है इधर, वो है ऑडिट फीस में जिसको कहते हैं लो बॉलिंग। व्हाट इज़ लो बॉलिंग? कि भाई आप कोशिश करते हो, सामने वाला इतनी फ़ीस मांग रहा है, अच्छा भाई हम कम कर दें, यूँ कर दें, ये एक लो बॉलिंग चलती भी है। अच्छा, जो फ़ीस है वो नेगोशिएशन से भी चलती है। जब आप बताते हो एक फ़ीस, तो सामने वाली पार्टी, एक चीज़ तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कॉन्टिजेंट फ़ीस नॉट अलाउड। कॉन्टिजेंट फ़ीस मैंने पिछले चैप्टर में बात हो गई है, सही है ना। तो एक फ़ीस जो है वो मार्केट फ़ीस, तो यू हैव टू चार्ज। इफ़ यू डोंट चार्ज मार्केट फ़ीस तो आप कैसे क्लाइंट को सर्विस दोगे? देखो ना, बहुत कम फ़ीस आप चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कम फ़ीस में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, रेड फ्लैग, कि भाई इतनी कम फ़ीस में कैसे हो गया काम, यानी इतनी अंडर कटिंग कैसे हो गई, इतनी लो बॉलिंग कैसे हो गई, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव प्राइस अपनी जगह है, लेकिन ये बड़ा गलत है कि ऐसी फीस जिसमें यू कैन नॉट प्रोवाइड द क्वालिटी, तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, नेगोशिएशन भी होती है, क्लाइंट आपसे कम कराता है, जैसे नॉट टू मेंशन द नेम, एक कंपनी की ऑडिट फीस में देख रहा था, तो हमारे कुछ फ्रेंड थे, वो पार्टनर थे, तो उन्होंने, क्लाइंट ने नेगोशिएट किया उस बिग फोर से और फीस कम करवाई। क्यों? उसने कहा देखो,
हमारे सिस्टम इतने स्ट्रांग हैं, हमारे कंट्रोल इतने स्ट्रांग हैं कि तुम्हें ऑडिट करना बहुत ईजी होगा तुम्हारे लिए। और दूसरी बात पता है क्या बोली, हमारा जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, इट इज़ ऑलरेडी आउटसोर्स टू वन ऑफ द बिग फोर्स, कि एक बिग फोर हमारा इंटरनल ऑडिट खुद देख रही है, हम उसको इतने पैसे दे रहे हैं। तुम जब एक्सटर्नल ऑडिट करने आओगे तो तुम्हारा काम सोचो, इट वुड बी वेरी इजी लाइक अ पीस ऑफ केक। तो इस बात पे उन्होंने उनको कन्विंस किया और ऑडिट फीस कम कराई। तो इस तरीके से निगोशिएशन होती है। अच्छा, कुछ ममालिक में ऑडिट फीस जो होती हैं वो कर लेते हैं बिल्कुल फिक्स फ़ी, कि भाई ये फिक्स फ़ी होगी, वो हम चार्ज करेंगे, इतनी लमसम फीस। कुछ जगहों पे, और ज़ाहिर है उसके पीछे भी उनकी एक कैलकुलेशन होती है, कुछ जगहों पे वो वेरिएबल करते हैं कि भाई हम ज़रा चेक करेंगे हमारे कितने नंबर ऑफ़ आवर्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे ट्रेनीज़ हैं, इतने नंबर ऑफ़ ट्रेनीज़ जाएंगे तो उनका रेट पर आवर क्या होगा, मल्टीप्लाई। हमारे सुपरवाइजर्स जाएंगे, उनका रेट पर आवर एंड देन मल्टीप्लाई नंबर मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स और पार्टनर का कितना, ये सब करके वो टोटल निकालते हैं। फिर वो बोलते हैं उसके बाद ऑब्वियसली आपका ट्रैवलिंग है, खाना पीना, ये वो अगलम बगलम, उसके अलग वो पैसे चार्ज करते हैं कि भाई ठीक है 10% ऑफ द फीस। फिर कुछ और स्मार्ट होते हैं, वो बोलते हैं हम आपके बिहाफ पे ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस करेंगे कि भाई ये बच्चा जा रहा है तो इसको इतने पैसे दो, इसकी ये, तो उसके लिए हमारी एडमिन कॉस्ट लगेगी तो 10% और भी लगा देंगे। तो ये सारी कहानियाँ हैं, सब ऑल कमर्शियल वर्क, क्योंकि यही इसी तरीके से काम होगा ना भाई, पैसे बनाने हैं अल्टीमेटली, क्योंकि पार्टनर्स को बहुत सारा पैसा दिया जाता है, डायरेक्टर्स को ही वो, हाँ निचले तबके को तो इतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल ऊपर पैसे होते हैं भाई, ज़ाहिर है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, BMW भी है और फलानी भी है और ये भी, सब कुछ बोनसेस होते हैं क्लाइंट जब आप लेके आते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इस फर्म को चलाना है। तो मैंने आपको बताया कि भाई देखिए किस तरह स्क्रीनिंग और ये चीज़ें करनी है। तो इस टॉपिक में हमने यही बातें करनी है कि स्क्रीनिंग किस तरह होगी, कैसे क्लाइंट एक्सेप्ट किया जाता है, और आखिर में हम एक बात करेंगे कि किस तरह ये मुआहदा होता है जिसको हम कहते हैं इंगेजमेंट लेटर। उस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। राइट, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, ऑडिटर एंगेजमेंट, रीजंस व्हाई एन एंटिटी मे विश टू चेंज इट्स ऑडिटर, यानी जो आपका जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है उसको आप क्यों रिप्लेस कर रहे हो विद द अपकमिंग सक्सेसर, या जो फ्यूचर ऑडिटर और ब्रांड न्यू ऑडिटर उसको क्यों लेके आ रहे हो, क्या वजह हो सकती है, बहुत सारी वजूहत हो सकती है, ना पढ़ें वैसे ही सुन लें, वैसे ही बात करें, फिर आते हैं उस पर। भाई एक तो ये हो सकता है कि भाई जो ऑडिट फर्म आपकी एग्जिस्टिंग है वो खुद ही कह दे कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमारे पास। सम टाइम ये भी होता है कि साइज़ मैच नहीं करता, कि जब शुरू में हमने स्टार्ट किया था तो ये हम भी छोटे थे, ये भी छोटे थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस कंपनी सो टेक कंपनी, सो बिग कंपनी, सो ग्लोबल कंपनी, वी कैन नॉट मैनेज इट, सो दैट्स वाई सॉरी वी कैन नॉट डू इट, तो आपको नए ऑडिटर की तरफ जाना पड़ता। सम टाइम ये जो क्लाइंट है उसकी मैनेजमेंट ही चेंज हो चुकी है, शेयर होल्डर चेंज हो गए हैं, वो मैनेजमेंट बाय आउट वाली बात, इन्होंने कहा हमें इस फर्म से काम ही नहीं कराना, हमें दूसरी फर्म की तरफ जाना। सम टाइम ये फर्म जो है इसके ऊपर से ग्लोबल नाम हट चुका होता है, KPMG का इसका, तो बोलते हैं यार अब हमें इससे नहीं कराना, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर पार्टनर है वो कहते हैं इसी फर्म से कराओ, तो हम इस वजह से हट रहे हैं। सम टाइम फीस की बात हो जाती है, सम टाइम इनकी तरफ से रिमूवल हो जाता है, सम टाइम लॉ मना कर देता है, एक्सपर्टीज़, कल्चर, कितनी सारी चीज़ें हैं जिसकी बिना पे यू हैव टू चेंज द ऑडिटर। सही है ना, ये देखें, द एंटिटी सीक्स टू ऑब्टेन बेटर वैल्यू फॉर मनी फॉर ऑडिट एंड अदर प्रोफेशनल सर्विसेज। वो हो सकता है भाई कि हमें एक ऐसी ऑडिट फर्म चाहिए जो हमें बहुत सारे काम करके दे, है ना, वन स्टॉप शॉपिंग, हम इस छोटी फर्म से अब काम नहीं करना चाहते। चेंज ऑफ ओनरशिप मे बी, व्हेन एन ऑडिट फर्म मर्ज, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है कि आपकी ऑडिट फर्म बहुत बड़े साइज़ में चलेगी और वो पर्सनल सर्विस अब मिल ही नहीं रही। अब देखें, आपको पता है कुछ लोग बाकायदा ऐसे भी क्लाइंट ढूंढ के लाए हैं, तवज्जो सुनिएगा, ऐसे क्लाइंट ढूंढ के लाते हैं, यानी बिजनेस ऐसे लाते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो गए होते हैं पूजा इबादत करने और वहाँ से ले आते हैं। तो ये भी तो एक बड़ा, भाई इबादत की जगहों में भी तो जाते हैं लोग, तो वहाँ भी तो रिलेशन बनता है, कम्युनिटी सेंटर होते हैं ना, चाहे वो जमात खाना हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, उधर सब भी तो यही होता है, लोग सोशलाइजिंग करते हैं ना वहाँ जाके। तो वहाँ लोग आज ही कैसे हैं, अरे आप CFO उस कंपनी के, अच्छा 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 ठीक है ठीक है, हम उधर फलानी जगहों पर ऑडिटर हैं। ऐसे में कितने लोगों को जानता हूँ जो इन जगहों से बिजनेस खींच के ले आते हैं।
तो ये क्या होता है भाई, ये आपस में दोस्ती थी, इसने इसको समझा लिया, ये CF और ये दोनों एक साथ इबादत करते थे, तो भाई साथ ही दोस्ती हुई और इन्होंने ये अपना बिजनेस लिया, कोई इसमें गलत भी नहीं है, बिजनेस ही लाया ना भाई CF। लेकिन ये मिलती थी पर्सनल सर्विस, वक्त के साथ ये हो गए बहुत फॉर्मल, बहुत जॉइंट हो गए, अब ये इस तरीके से मिलते नहीं है, इस तरीके से सर्विस नहीं देते, तो उन्होंने कहा फिर इस वजह से भी यार लेट्स चेंज द ऑडिटर, दैट कुड बी रीजन वेर एन ऑडिट फर्म सीज टू ऑपरेट। सही, ऑडिट फर्म ही गई, ऑर्थर एंड एंडरसन। यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंस प्रोवाइडर एक्सपेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिग्निफिकेंट साइज और स्टेटस। ठीक है भाई, ये भी हो सकता है। द एंटिटी हैज़ एन ऑडिटर रोटेशन पॉलिसी, कि भाई इतने साल बाद तो हमें चेंज करना ही है। द एग्जिस्टिंग ऑडिटर डज नॉट सीक रीअपॉइंटमेंट, वो नहीं। इफ़ अ वैकेंसी अराइजेज थ्रू द डेथ और यस, तो यानी ये बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि जिस पे हम क्या कर रहे हैं जी, हम अपने ऑडिटर को यानी हम रिमूव करने की बात कर रहे हैं, यानी रिमूव कर लें या हम न्यू ऑडिट की तरफ चले जाएं, न्यू ऑडिटर्स की तरफ चले जाएं जी। थोड़ी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। न्यू प्रोफेशनल वर्क, द प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर मे हैव बीन रिकमेंडेड डायरेक्टली टू द पोटेंशियल क्लाइंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें ढूंढना पड़ता है, सम टाइम एडवर्टिजमेंट के थ्रू, सम टाइम टेंडरिंग, सम टाइम एक पर्सनल रिलेशनशिप, सम टाइम वर्ड ऑफ माउथ। नॉर्मली आप देखते हैं जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं, जैसे अगर हम यूँ बात करें, जैसे टीचिंग है, इट्स अ प्रोफेशनल सर्विस, लीगल प्रोफेशनल सर्विस, हार्ट सर्जन प्रोफेशनल सर्विस, ये सब। इसमें नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि इट्स अ क्रिसमस सेल और ब्लैक फ्राइडे सेल और ईद सेल और होली दिवाली सेल, आइए एक दिल का ऑपरेशन कराना है तो दिमाग का ऑपरेशन, नो वी डोंट डू लाइक दिस एंड नो बडी गोज लाइक दिस। सही है ना, कि जो कस्टमर भी है दे नॉट अट्रैक्टेड लाइक दिस वे, कि भाई आज हम 25% ऑफ दे रहे हैं, ये वो नहीं, इस तरह नहीं होता। बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें बाकायदा वर्ड ऑफ माउथ से हम जा रहे होते हैं कि यार वर्ड ऑफ माउथ, कि यार इस ये बोलता है कि यार इस फर्म में चले जाओ या इस टीचर से पढ़ लो, ऐसे ही होता है ना, उनका काम देखा हुआ होता है, काम किया हुआ होता है। ओके तो डायरेक्टली टू द पोटेंशियल क्लाइंट और आस्क टू compete अगेंस्ट अदर फर्म एज पार्ट ऑफ टेंडरिंग प्रोसेस। मैंने टेंडरिंग प्रोसेस अभी आपको बताया दिया, सही है ना। देर आर 3 मेन स्टेजेस, यस ओके, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लाइंट स्क्रीनिंग, एक्सेप्टेंस और ये एंगेजमेंट स्क्रीनिंग। क्योंकि अगर गलत क्लाइंट आपने शुरू में एक्सेप्ट कर लिया तो फिर यूँ समझें कि ये वाला काम स्टार्ट हो गया, ये रिस्क फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, फिर आगे जाके ये मसाइल रहेंगे, इंडिपेंडेंस के इश्यूज भी रहेंगे, सही है ना, सारे प्रॉब्लम रहेंगे अगर एक दफ़ा आपने गलत क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया। मैंने पहले भी आपको कुछ स्टोरीज सुनाई हैं इस पर, ठीक है ना। ऑलराइट, नाउ क्लाइंट स्क्रीनिंग एंड एक्सेप्टेंस। और एक बड़ी मज़े की बात ये कि देखें, अगर आपका जो जिस क्लाइंट को आप एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, अगर उसने पिछले ऑडिटर के साथ फॉर एग्जांपल उसकी फ़ीस खा गए, क्या आपको इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यस और नो? इट्स योर कॉल, इट्स योर विश, कानून आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियसली दे वर इन डिसएग्रीमेंट, कोई लिटिगेशन में थे, ये पैसे नहीं देते थे, सब कुछ, ये आगे भी आपको रुलाएंगे। भाई जैसे एक स्टूडेंट को जब हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, नहीं बच्चा कैसा है, उसके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, पेरेंट्स इसके कैसे आए थे, ये पढ़ने में कैसा है, इसके प्रीवियस रिजल्ट्स कैसे हैं, इन सब चीज़ों के साथ हम ये क्या देखते हैं, अबे फीस भी दे सकेगा नहीं दे सकेगा, वरना रोज़ इसके पीछे भाग रहे होंगे, बेटा फीस दे दो, फीस दे दो, फीस दे दो, फिर वही इंटिमिडेशन थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फिर ये थ्रेट वो थ्रेट, इंडिपेंडेंस होगी नहीं, काम करेंगे, ये सारी चीज़ों में पड़े रहे। तो इसीलिए इनिशियल लेवल पे ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट स्क्रीनिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सी रिस्क मैनेजमेंट, तभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप बिग 4 का ये सिस्टम देखेंगे, वो तो बाकायदा जब ग्लोबली इसको चेक करते, तभी छोटी फर्म्स जो पाकिस्तान में या नेपाल में या बांग्लादेश में, इंडिया में कहीं भी होती हैं, वो कभी कभार इन बड़ी फर्म का नाम इसलिए यूज़ नहीं करती, वो बोलती हैं यार इसमें खाना पूरी बहुत है, रेड टेपिज्म बहुत है, एक छोटे मोटे कॉलेज का भी ऑडिट करना होगा ना तो ये ग्लोबल बखेड़ा खोल के बैठ जाएंगे। भाई जैसे ना मिर्चा वाला का अगर ऑडिट करना है तो फ़ौरन उनको नज़र आएगा कि इनका एक पार्टनर जो है वो यूएस वाला है, तो वो यूएस के अंदर वो सारी चीज़ें खोल के बैठ जाएंगे। ये इतना डिटेल, माना इसकी पॉजिटिव साइड भी है क्योंकि उनको अपने ब्रांड इमेज, अपने रिस्क मैनेजमेंट, इन सबको देखना है। याद आया इंडिपेंडेंस में कहा था, लुक लाइक इंडिपेंडेंस, यानी इन अपीयरेंस भी हो, इन रियलिटी भी हो, दोनों चीज़ें।
Okay, there are three main issues to consider when screening a potential client. See, now audit firm is doing it. Is the audit firm able to audit the potential client? क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं? क्या मेरे पास इतना टाइम है पढ़ाने का? क्या मेरे पास इतना टाइम है ऑडिट करने का? क्या मेरे पास इतने लोग हैं? क्या इतनी एक्सपर्टीज़ है? या फिर मैं ऐसे ही भेजूंगा वही वो जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, वो जो पढ़े थे 5 एथिक्स, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये क्या इतना है? फैक्टर्स, देर कुड बी सो मेनी फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर. ये तो हम कुछ बातें कर रहे हैं. वेदर द फर्म हैज द एक्सपर्टीज, whether you have the expertise, whether the firm has the staff and capacity to complete, whether the auditors independent. Yes, वही जो वो चेकअप कर रहे हैं, क्या हम इनके किसी सब्सिडरी का तो ऑडिट नहीं कर रहे? सही है ना? whether there are any conflict of interest, could be. does the audit firm want to be associated with the potential client? कि भाई ये इतने बुरे हैं कि क्या हम इनके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं? इनके शेयर होल्डर्स, इनका सीईओ, इनका चेयरमैन, इनकी प्रोडक्ट, इनके ब्रांड, कितने लोग मर गए फूड पॉइजनिंग से, ये क्या इसके हम ऑडिटर बनना चाहते हैं? ओके, लेट्स सी फैक्टर्स दैट मस्ट बी असेस्ड. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशन, ओवरऑल ऑडिट रिस्क. बाकायदा फर्म के, ये मैं बिग 4 की बात कर रहा हूँ, जब आप क्लाइंट एक्सेप्ट करने जाते हो ना, आपको अब काम इतना नहीं करना पड़ता, वो खुद ही आपको रिस्क का लेवल बता देता है बाय लुकिंग एट द इंडस्ट्री. यहाँ उसने देखा बैंकिंग इंडस्ट्री है, टिक मार्क. इंश्योरेंस है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, ये है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में काम कर रहे हैं, टिक मार्क. टेक्सटाइल है, ये अलग टिक आ गए. तो वो बाकायदा रिस्क के लेवल भी, हाई रिस्क क्लाइंट, मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क, इस हिसाब से भी तो फीस सेट होगी और इस हिसाब से भी यू विल हैव टू डिसाइड कि क्या इसको रखना. जैसे 6 महीने पेपर देने में, 3 महीने पेपर देने में, मैं किसी बच्चे को एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है यार मैं तुझे प्राइवेटली देख लूँगा, संभाल. अबे भाई 2 दिन बाद एग्जाम है और ये बिल्कुल बिगड़ा हुआ केस आया है, यानी किसी और के हाथों फुल बिगड़ा हुआ केस है, वही आधा ऑपरेशन हुआ हुआ है हार्ट का, अब मैं इसको पकड़ने जाऊँ तो मैं बोलूँगा नहीं भाई कहीं ऐसा ना हो मेरा ब्रेन. यानी क्लाइंट की कॉम्प्लेक्सिटी, वो कितना कॉम्प्लेक्स है क्लाइंट. द रेपुटेशन ऑफ द पोटेंशियल क्लाइंट, द अपेरेंट इंटेग्रिटी ऑफ इट्स मैनेजमेंट, कितने ईमानदार लोग हैं, इनके तो हर वक्त हेडलाइन में ही रहते हैं. its commitment to the application of appropriate accounting policy, clients commitment to internal controls. सेठ या इदारा है या मल्टीनेशनल इदारा है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जब आपको पता चलेगा इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, आप फौरन समझ जाओगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हर काम रूल से होता होगा, हर चीज़ के वाउचर बनते होंगे, डॉक्यूमेंटेशन, ये वो सब कुछ, यानी कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. वहीं यहाँ पर बोला सेठ या इदारा है, बस सेठ ने बोला परचेजिंग कर ले. अब प्रैक्टिकल वाकया सुनो, ये हमारा स्टूडेंट गया था, अब पता नहीं मुझे उसके डायलॉग्स पूरी तरह याद है या नहीं. उस सेठ के पास पहुंचा, सेठ ही इदारा था, अभी मुझे याद है वो क्लास में आता था तो एडवांस ऑडिट की. उसने कहा सर ऑडिट पे गया और छोटा इदारा था, सेठ ही इदारा था. उसने सेठ को जाके बोला अब देखो वंस अगेन फीस देखो सेठ भी दे रहा है, ये याद रखें वो अपना है क्लाइंट, अच्छा स्टूडेंट और बुरा स्टूडेंट है तो दोनों मुझको फीस तो दे ही रहे हैं ना. तो अब उसने क्या बोला, सर वो मैंने आज ऑडिट पे आया हूँ, मैं प्रीवियस ईयर भी ऑडिट किया था. सर वेयर इज़ द डेटा? उसने कहा कौन सा डेटा, कोई डेटा नहीं है. उसने कहा सर वो कंप्यूटर पे. उसने कहा मैंने कंप्यूटर बेच दिया. अब आपको हंसी तो बहुत आ रही होगी, इतना ना हंसे, वो घर वाले भी सोच रहे होंगे क्या देखे पढ़ने बैठेंगे हंस रहे हैं. यानी बाकायदा उस सेठ ने बोला कि अबे मैंने बेच दिया कंप्यूटर जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते थे परचेज सेल्स, बेच दिया मैंने कंप्यूटर. ये उसके ऑफिस आया, सर मुझे डेटा चाहिए. उसने कहा अबे मैं, यानी बाकायदा फड्डा हुआ उस पर. उसने कहा अबे मैं तेरा नौकर हूँ, मेरा कंप्यूटर था मैंने बेच दिया, मैं जो चाहे करूँ, अब जवाब दो. तो पता नहीं आगे क्या पुरानी बात होगी, फिर वो अपने पार्टनर के पास गया और ये वो उसको, यानी बहुत कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे. सेठ का दिमाग देखें यार, यानी उससे वो डेटा मांग रहा है कि भाई डेटा दोगे तो ऑडिट करूंगा ना. वो जो आपने एक चैप्टर में पढ़ा था ना, राइट्स ऑफ ऑडिटर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, उसमें कि भाई टू एक्सेस ऑल द रिकॉर्ड्स, द इंफॉर्मेशन, द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड ऑल. उधर आप पहुंचे तो सेठ बोले अबे मेरे बाप का कंप्यूटर था मैंने बेच दिया, तो क्या कर लेगा. अच्छा भाई, तो अब आप सोचें ऐसा इदारा हो तो आप क्या सोचेंगे, थैंक यू सर आपका ऑडिट हम नहीं कर सकते, कमिटमेंट टू, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल कोई होंगे ही नहीं, एविडेंस ऑफ फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन.
आपने देखा कि भाई देयर कुड बी सो मेनी फैक्टर्स विच यू हैव टू कंसिडर। ये तो एक दो, ऐसे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं। ये देखें भाई, अब ये इज़ द पोटेंशियल क्लाइंट फाइनेंशियली वायबल, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि सारी बातें सही हैं भाई, लीगली अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, सब कुछ है, यानी वही स्टूडेंट, यानी इज़ वेरी ओबीडियंट, पोजीशन भी लाएगा, सब कुछ, पैसे कब देगा? तो फाइनेंशियली वायबल है। द ऑडिट फर्म विल विश टू अवॉइड फी कलेक्शन प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट्स, बिल्कुल। तो वो चाहता है ऑल्सो इन सम जुरिस्डिक्शन टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द इज अ लीगल रिक्वायरमेंट, यस, मनी लॉन्ड्रिंग, ये देखना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सही है ना। केवाईसी जो एक इंडिविजुअल की हो या एक कंपनी की हो, क्योंकि कंपनी इज़ ऑल्सो नॉट अ नेचुरल पर्सन बट एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी, कि भाई इसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर आज एक बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद भी, क्योंकि मैं तो ये सारी चीज़ें यूएस में देख रहा हूँ, आप बाकायदा, मेरे साथ इतना, अभी रिसेंटली मैंने, यानी मैं जेपी मॉर्गन का, चेस का बड़ा वो वाला क्लाइंट हूँ, हाई क्लाइंट हूँ मैं उसका, लेकिन उसके बावजूद अभी रिसेंट जो मेरे साथ उन्होंने एक ट्रांजैक्शन पे, आई थिंक दे टुक लाइक 7 days, उसके बाद भी मुझे इतनी तड़ियाँ करनी पड़ी कि भाई मैंने कहा 7 दिन मुझे लग गए मेरी एक ट्रांजैक्शन को थ्रू होने। वैसे ट्रांजैक्शन होती हैं, सब कुछ है, और मैं उनका अच्छा क्लाइंट हूँ, मेरा प्राइवेट अकाउंट भी, मेरे बिजनेस अकाउंट सब उनका, और अच्छे वेल्दी, यानी मैंने आपसे कहा ना कि मैं उनका हाई नेटवर्थ क्लाइंट हूँ, तो उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। वो तो इतना अच्छा, इतनी इन्फ्लुएंस होने के बाद कि उनके मैनेजर्स वगैरह वो सब मेरे ख्याल रखने वाले, तब जाके 7 दिन में एक ट्रांजेक्शन में बड़ा हैरान हुआ। उसके बाद मुझे एक अपना, यानी मैं उनका पुराना क्लाइंट, तो मुझे एक अपना वो अकाउंट खुलवाना था, स्टॉक ब्रोकर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ताकि मैं शेयर्स भी अपने बिजनेस से उसी से बाय कर लूँ। क्योंकि मुझे ज़रा प्रॉब्लम रहता था बैंक ऑफ अमेरिका के साथ और मैरिल लिंच के साथ कि अगर मेरे फंड्स चेज में, या वेल्स, ये अमेरिका के 3 ह्यूज बैंक। अच्छा, अब मैं जब इसका अकाउंट खुलवाने गया हूँ, इट टुक मी अराउंड 1.5 months, 24 घंटे में मैंने अकाउंट खुलवाया अमेरिका में, स्टॉक अकाउंट। ऐसा नहीं होता पाकिस्तान की तरह कि उसमें जी वो निकाह नामा, पाकिस्तान में स्टॉक अकाउंट खुलाने में बहुत सारा मसला होता है, शादी किससे की है, वो सब, वो भी अपनी जगह केवाईसी करते हैं, बहुत है। इधर भी इतनी केवाईसी, अच्छा भाई क्या बिजनेस करते हो, अरे तुम्हें इतने अरसे से पता है यार, मैं इतना टाइम से, अच्छा कितना टाइम किधर रहते हो, उधर कितना रहते हो, ये क्या है, यानी अच्छा ये सवालात हो रहे हैं यूएस सिटीजन से। तो ये बहुत ज़्यादा होता है सारे मामला, ये देख रहे हो ना, ये मनी, इनको ही देखना है, क्योंकि इनके ऊपर खुद बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट है कि भाई कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है, और कोई 50 चीज़ें तो नहीं है, सब कुछ देखना होता है इसमें, ठीक है ना। बहुत सारे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जब वो रशिया और उसकी वॉर थी, किसकी, यूरोप का वो कौन सा मुल्क है, डैम इट, दिमाग से निकल गया, वेरी फेमस यार, सही है ना, जिसके प्रेसिडेंट को फिर वो वाइट हाउस में बुलाया भी था उसने। अच्छा अभी थोड़ी देर में याद आएगा तो बताऊंगा। तो जैसे वो थी उस टाइम, आई वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट अमेरिका, तो हमें बाकायदा ईमेल आ गई थी, और उस टाइम आपको याद भी है कि यूएस ने बाकायदा सब कुछ, सारी जितनी कोई ट्रांजैक्शन हो, कुछ हो, वो आप रशिया के साथ नहीं कर सकते। तो इतना कि मैकडोनल्ड्स ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था रशिया से, तो याद होगा, आई थिंक इट वॉज 2021-22 समथिंग, सही है ना, यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन वाली वॉर। अच्छा, अब उस टाइम हमें बाकायदा ईमेल आ गई थी, सही है ना, और हमारे ऑडिटर पीडब्ल्यूसी यूएस थे उस टाइम, तो उस टाइम में डायरेक्ट ईमेल आ गई थी कि भाई यू आर नॉट सपोज टू डील एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, वर्किंग इन कॉर्पोरेट अमेरिका कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते विद रशियन कंपनीज। तो ये होता है समटाइम लीगल रिक्वायरमेंट, समटाइम ये क्लाइंट के फाइनेंशियल वायबिलिटी इशू, समटाइम फाइनेंशियल वायबिलिटी तो बहुत अच्छी लग रही है, पैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो पैसे की सोर्स क्या है, वो ये ज़रूर देखना चाहते हैं, यही बैंक्स वगैरह में ऑडिट फर्म, कि भाई इनके एक्सपेंसेस कौन से हैं। अच्छा, रेवेन्यू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, एक्सपेंसेस इतने छोटे से, भाई ऐसा कौन सा बिजनेस है, हमें भी बता दो, जादू की छड़ी, सही है ना, कि नेट प्रॉफिट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो एबनॉर्मल है। तो इतनी समझ उन फर्म में, उन पार्टनर्स में, उनमें होती है कि यार ऐसा नहीं होता। हम भी अगर अपने कॉलेज के, आप खुद समझते हैं जब हम आपसे बात करते हैं कि यार कॉलेज के एक्सपेंसेस क्या होते होंगे, स्पेशली व्हेन वी डूइंग ऑनलाइन थिंग है ना, तो एलएमएस के बहुत ज़्यादा चार्जेस होंगे, मार्केटिंग के बहुत बड़े एक्सपेंसेस होंगे मैंने। अच्छा, जब हम फिजिकल क्लासेस ज़्यादा लेते हैं तो आपको भी समझ आते हैं यार, एसी चलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट होती है, रेंट कॉस्ट होती है, टीचर की कॉस्ट होती है, आना जाना, फ्यूलिंग, वो एडमिन कॉस्ट होती है, देयर सो मेनी थिंग्स। तो अब हमारे एक्सपेंस नज़र ही ना आ रहे हो, बोले यार ये कौन से इनके एक्सपेंसेस हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा जादू चलाया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आ रहा तो कह सकते हैं भाई हम कोई ग्रीन एनर्जी पे चले गए, समझ आती है बात, सोलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह कोई जस्टिफाइबल बात हो, वरना फिर ये नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी देखनी है। नाउ देन कम्स टू एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस।
द ऑडिटर शुड ओनली एग्री टू प्रोवाइड सर्विसेज इफ ही इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म। ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की। और ये देखें, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर आपको याद आ गया, एथिक्स में पढ़ा था। यस और नो? अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो, आपको लगता है कि आप इतने कॉम्पिटेंट हो, देन क्योंकि यू डन विद क्लाइंट स्क्रीनिंग, आपको पता चल गया यस एवरीथिंग इज फाइन, ग्रीन सिग्नल, लेकिन क्या आप ये एंगेजमेंट कर सकोगे? और आपको मैंने एक जगह बताया था, समटाइम व्हेन यू डू नॉट हैव दैट पर्टिकुलर एक्सपर्टीज टू परफॉर्म द ऑडिट, तो आप क्या करते हो, फिर आप बाकायदा या तो आप कहते हो भाई डिक्लाइन है, या फिर आप जॉइंट ऑडिट की तरफ चले जाते हो कि ठीक है हम थोड़ा ऑडिट कर लेंगे, थोड़ा ऑडिट हम किसी और फर्म को इन्वॉल्व कर लेते हैं, दो फर्म मिलकर करेंगे, फिर बाकायदा दो साइन होते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे। The prospective auditor should do the following: determine whether the client can be properly served, understand the entity's business, डायमंड इंडस्ट्री है कौन सी, assess the specific requirement of the engagement and the purpose nature। ये सब हम engagement letter में भी बात करेंगे, जो इसी चैप्टर में हमने बात करनी है। engagement letter पे अभी मैंने कोई बात नहीं की, एंड ऑफ दिस लेक्चर पे मैं थोड़ी सी शायद बात करूं, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस पर बात करेंगे। असेस द लॉजिस्टिक, लोकेशन, कॉम्पिटेंट ऑडिट स्टाफ, टाइम फ्रेम, ये सारी चीज़ें। हमें एक ऐसे मुल्क में आपकी मेजर इन्वेंटरी पड़ी है जहां पर जाने के लिए हमारे पास वीज़ा ही नहीं मिलेगा, हमारे उस मुल्क से, हमारी जो ऑडिट फर्म है उसके उस मुल्क से ताल्लुकात ही ख़राब है, अब हम उधर जा ही नहीं सकते, अब क्या करें भाई? और आपकी तो सारी मेजर इन्वेंटरीज ऑलरेडी देर, या कोई कोविड वाली सिचुएशन चल रही है, अब क्या करें? हम उस लोकेशन पे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उन जगहों पे फिर आपको एक्सक्यूज करना पड़ेगा। The significance of any threat we have already discussed, to the fundamental principles should be evaluated, okay, if there is any safeguard or something, an essential safeguard, we're done with it। सही है, ये मैंने आपको बहुत मज़े के और इसकी केस स्टडीज़ वगैरह सब करा चुका हूँ। अब यहाँ पर एक और अच्छी सी बात आई, आपको याद है मैंने एक चैप्टर में बात की थी कि अगर आप ऑडिट फर्म को, जो आपके एग्जिस्टिंग ऑडिटर है, अगर आप उसको रिमूव कर रहे हो, तो वो घर की नौकरानी नहीं है कि कान से पकड़ के उसको आपने निकाल दिया। कान से पकड़ के तो घर की नौकरानी को भी नहीं निकाल सकते आजकल, हाँ? तो ऐसा नहीं ऑडिटर के उसको किसी ने भी निकाल दिया, मैनेजमेंट ने कहा यार हमारी बात नहीं मान रहा, इसको निकाल दो, ये शेयर होल्डर से कम्युनिकेट भी ना कर सके ना। इतने पावर्स ऑडिटर के पास हैं कि वो बाकायदा फिर मीटिंग कॉल करेगा, कम्युनिकेशन करेगा शेयर होल्डर और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ। यही हाल है व्हेन द अपकमिंग ऑडिटर्स, अब हम बात कर रहे हैं न्यू ऑडिटर्स की, जो प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तवज्जो सुने, पहला केस, यू आर अ ब्रांड न्यू ऑडिट फर्म, यानी यू आर एन ऑडिट फर्म, ब्रांड न्यू वगैरह नहीं, आप ऑडिट फर्म हो। ये जो आपका क्लाइंट है, ये ब्रांड न्यू ऑडिट क्लाइंट है, आपका क्लाइंट है, नया क्लाइंट है आपका, फर्स्ट टाइम क्लाइंट। इस क्लाइंट का पहले कोई ऑडिटर था ही नहीं, तो बहुत इजी हो गया मामला। इट इज़ ऑल अप टू यू वेदर यू एक्सेप्ट और डिक्लाइन, यानी वही जो हमने पीछे पढ़ा ना, आप सारे फैक्टर्स कंसिडर करो, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं है, इसके बाद फाइनेंशियल वायबिलिटी है नहीं है, चूँकि इसके पिछले ऑडिटर कोई थे ही नहीं, ये पहली दफ़ा ऑडिट करा रही, तो ये ऑल अप टू योर डिस्क्रेशन कि आपने इसको एक्सेप्ट करवाना है, रिजेक्ट। दूसरा केस, आप ऑडिट फर्म वही हो, ये क्लाइंट आया लेकिन इसके पास ऑलरेडी ऑडिटर है, इसके पास ऑलरेडी एक ऑडिटर है जो इसका ऑडिट कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपकी मर्जी पे ही सब चलेगा, अब यू हैव टू कम्युनिकेट विद द ऑडिटर। लेकिन आप एक चीज़ पढ़ चुके हो, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है, ही इज़ नॉट सपोज टू रिप्लाई यू। तो इसका मतलब ये हुआ, आप दोनों के बीच में कौन खड़ा है? आप दोनों के बीच में क्लाइंट इज़ देयर। तो वो ऑडिटर भी, आप भी क्लाइंट से परमिशन लेगा कि कैन आई कम्युनिकेट विद द अपकमिंग ऑडिटर एंड विद द एग्जिस्टिंग ऑडिटर। अगर तो क्लाइंट ने कहा नहीं, आप दोनों बात नहीं कर सकते, व्हाट यू कैन डू? डिक्लाइन। फिर ये नहीं है कि मैं सोचूंगा यूं करूंगा, नो, डिक्लाइन, क्योंकि ये तो कम्युनिकेट ही नहीं करने देना। तीसरा केस, क्लाइंट है, उसके ऑडिटर भी हैं, एंड यू आर द अपकमिंग ऑडिटर, सही है ना, प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर। आपने कहा भाई हम कम्युनिकेट करेंगे विद द एग्जिस्टिंग ऑडिटर, क्लाइंट ने परमिशन दे दी। नाउ यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू द एग्जिस्टिंग ऑडिटर, ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द क्लाइंट, आपने उसने आपको रिप्लाई नहीं किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, आप वेट करोगे एक रीजनेबल टाइम, फिर आप उसको एक और लिखोगे फाइनल लेटर, कि आप बोलोगे भाई आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट एंड आई एम गिविंग यू एक्स मच, जो भी टाइम पीरियड आप उसको दोगे कि भाई ताकि तू मुझे एनओसी दे, सही है ना। अगर तो वो दे देता है ठीक है, अगर उसने नहीं दी,
कुछ केसेस में ये भी होता है कि यू गो टू द रेगुलेटर, आप उसको इन्फॉर्म करते हो, क्योंकि दिस बिहेवियर इज़ नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर कि जब तक वो आपका क्लाइंट था आप उसकी सारी कम्युनिकेशन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आपका क्लाइंट खत्म हुआ आपने रिप्लाई तक करना छोड़ दिया सबको, नहीं, बिकॉज नाउ द क्लाइंट हैज़ ऑलरेडी गिवन यू रिटन एक्सप्लिसिट परमिशन। तो अब इन्होंने जवाब देना है, एनओसी देनी है इसको, सही है ना। नहीं देंगे तो वो बाकायदा फाइनल लेटर लिखेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट उसके हाथ में। एक्सेप्ट और रिजेक्ट होना अलग चीज़ है, डिक्लाइन होना बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर क्लाइंट ने मना कर दिया डिक्लाइन है, फिर तो भाई वो कम्युनिकेट ही नहीं करने दे रहा। ज़रा ये देखें बात, द ऑडिटर शुड आस्क द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट टू राइट टू द एग्जिस्टिंग ऑडिटर अबाउट द प्रपोज चेंज एंड गिव देम परमिशन टू डिस्कस, कि भाई मुझे उससे बात करने के लिए परमिशन दो, बिकॉज क्लाइंट का सारा डेटा है तो क्लाइंट को परमिशन देनी है। फॉर परमिशन इन राइटिंग टू कम्युनिकेट, ऑफ कोर्स इफ ईदर ऑफ दीज परमिशंस इज रिफ्यूज्ड, इसको तो उसने परमिशन दे दी अपकमिंग ऑडिटर को, क्योंकि वो तो नया नया है, उसको तो परमिशन दे दी, लेकिन इसको बोला तू कोई जवाब नहीं देना, कॉन्फिडेंशियलिटी, यू नॉट सपोज टू रिप्लाई। आपने क्या करना है, द अपॉइंटमेंट मस्ट बी डिक्लाइन, यानी इट इज़ नॉट एक्सेप्ट और रिजेक्ट थिंग, इट इज़ डिक्लाइन थिंग, सही है ना। Once the permission has been obtained, the auditor should write to the existing auditor requesting information relevant, कि वो जो आपसे उससे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अगर तो इफ द ऑडिटर डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम, अ फाइनल लेटर शुड बी सेंड बाय द रिकॉर्डेड डिलीवरी स्टेटिंग। अच्छा, अब ज़रा ये भी सुने, आपने लेटर लिख के भेजा उसको, तवज्जो से, इधर मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझा दूँ कुछ चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है अब जब मुझसे पढ़ रहे हो तो सिर्फ यही नहीं होगा कि सिर्फ ऑडिट ही पढ़ रहे हो, कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको भी यानी कॉमन सेंस को भी समझना। एक होता है नॉर्मल लेटर, सही है ना, जो आप लिखते हो भेजते हो। अच्छा, पाकिस्तान, इंडिया, इन मुल्कों में लोगों का इतना पोस्टल सर्विस इतनी एक्टिव नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज भी ओल्ड स्कूल कुछ चीज़ें हैं जो भरपूर चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेलिंग सिस्टम, फिज़िकल मेल, यानी मैं हर हफ्ते अपने घर से मुझे इतनी मेल रिसीव करनी होती है, अपने लेटर बॉक्स जो पीओ बॉक्स जो होता है आपका मेल बॉक्स, उससे, क्या बोला मैंने, इतनी मेल हैवी भर के पूरी, अगर मैं एक हफ्ता डिले कर दूँ तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अब उसमें हर चीज़ होती है, मोहल्ले की ग्रोसरी की एडवर्टाइजमेंट, सिगार की एडवर्टाइजमेंट, लेटर्स, AT&T का बिल, तो इसका फलाने का बिल, इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, IRS की इंफॉर्मेशन, ये वो इतना, यानी फिज़िकल पेपर वर्क इतना अमेरिका में होता है। ये आज भी ओल्ड स्कूल उनका चलता है। दूसरा, सुनने के लिए फैक्स, आज भी इंडस्ट्रीज़ में वो आपसे ईमेल नहीं मांगते, जैसे मैं अपने कई बिजनेस में, दे ऑलवेज आस्क फैक्स नंबर। रेलवे सिस्टम, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका में आज भी भरपूर वो ओल्ड स्कूल चल रही है, जिसको दुनिया भूली भी है, ठीक है ना। तो खैर, ये मैंने मेल की बात की। अब ज़रा मेल के अंदर तवज्जो से पॉइंट सुने। कुछ मेल्स ऐसी होती हैं, बंदा ये कह सकता है ना, अच्छा मेल इधर उधर भी होती है, बहुत रेगुलर है, कभी किसी पड़ोसी के घर चले गई, कभी किसी और मोहल्ले में चले गई, ये होता रहता है, नॉर्मल है ना, चाहे अमेरिका है, US है, कहीं भी होगी। अब तवज्जो, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, कुछ कम्युनिकेशन ऐसी होती है जिसके लिए हम लोग करते हैं सर्टिफाइड डिलीवरी विद सिग्नेचर, उसके पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं। जब हम USPS जाते हैं, मुझे फॉर एग्जांपल, मैं ऑडिटर हूँ, मैं कौन सा ऑडिटर हूँ, अपकमिंग ऑडिटर, और मुझे कम्युनिकेट करना है विद द एग्जिस्टिंग ऑडिटर, सही है ना, ये इसने लिखा ना रिकॉर्डेड डिलीवरी, मुझे करना है एक कम्युनिकेशन। मैंने उसको कम्युनिकेशन लिखा, उसने रिप्लाई नहीं किया, भाई मैंने कहा 7 दिन हो गए रिप्लाई नहीं किया, मैंने फिर लिखा फाइनल लेटर, ये वो, मैंने जाके रेगुलेटर को कंप्लेन कर दी, ये वो सब, बाद में पता लगा उसने ही मुझ पर डिफेमेशन का केस कर दिया कि सर मुझे तो लेटर मिले ही नहीं थे। हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिले भी हों, वो बोले मुझे तो नहीं मिले थे। तो इसके लिए किया जाता है, थोड़ा महंगा होता है सिस्टम, तभी मैं आपको समझा दूँ, इसको कहते हैं बाकायदा सर्टिफाइड डिलीवरी, सर्टिफाइड पोस्ट। वो क्या होती है, वो जैसे मैं क्या करूँगा, मैं जब USPS जाऊँगा, ये लेटर दूंगा उनको और उनको बोलूँगा सर्टिफाइड डिलीवरी मुझे चाहिए, यानी जब तुम उधर जाके दो तो यू हैव टू टेक द सिग्नेचर फ्रॉम द रिसिपेंट, कि जब जाओगे तो सिर्फ मेल बॉक्स में नहीं डालोगे, बल्कि उनके ऑफिस में जाके नॉक करोगे, जो लेडी होगी, जो रिसेप्शनिस्ट होगी, जो मैनेजर होगा, उससे साइन करोगे कि यस यू हैव रिसीव्ड, और वो सिग्नेचर का फिर आपको एक्नॉलेजमेंट आएगी। देखो अब आपके पास रिकॉर्डेड डिलीवरी मौजूद होगी कि हाँ यार हमने कम्युनिकेट किया था, यू गॉट इट। तो ये ऐसा सिर्फ ऑडिट में नहीं होता, इट दे कुड बी सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल रेंटल एग्रीमेंट, आपने अपने टेनेंट को एक लेटर लिख के भेज दिया, नोटिस दे दिया कि भाई आफ्टर 2 months यू हैव टू वेकेट माई प्लेस। अब ये मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जो बहुत सर्टिफाइड और बहुत लॉ से चलने वाले,
उसने बाद में बोला, जब 2 महीने बाद आप पहुँचे खुशी खुशी कि जी अब मैं इस घर में रहूँगा, ये मेरा घर है, उसने कहा तुमने मुझे नोटिस कब दिया? तो वो नोटिस दिया जाता है फिर उस USPS की सर्टिफाइड डिलीवरी से। आप कहानी समझ गए? ये लाइफ में और बहुत सारी जगहों पे। खैर एनीवेज, so you have to, if there is still no reply, the auditor should, this TCWG, those charged with governance, the audit committee, seek information about potential threat from other sources. फिर आप दूसरी जगहों से इंफॉर्मेशन लोगे, रिपोर्ट द एग्जिस्टिंग ऑडिटर टू द रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडी। क्योंकि ये दिस बिहेवियर इज नॉट गुड, व्हाई यू नॉट रिप्लाइंग? सही है ना, क्लाइंट का टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। नाउ relevant matters to consider, let's see other matters when it's about screening it. Any information supplied by the existing auditor should be considered carefully before deciding whether to accept or reject the अपॉइंटमेंट। क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो सारी चीज़ें आपने भी तो देखनी है। अभी एक तो हमने देखा कि द पर्सन हैज़ नॉट रिप्लाइड, लेकिन दूसरा है कि जो उसने आपको एग्जिस्टिंग ऑडिटर ने इन्फॉर्मेशन दी है, अब वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई डिसएग्रीमेंट पे हो सकती है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी पे हो सकती है, कोई हो सकता है फाइनेंशियल इशू पे हो सकती है कि भाई ये फ़ीन, तो वो सारे मसाइल जो होंगे वो आपके साथ भी हो सकते हैं। बिकॉज इफ दे हैव डन ऑल दीज थिंग्स विद देयर एग्जिस्टिंग ऑडिटर, इट मीन्स इट इज़ द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज समथिंग नॉर्मल फॉर देम। सो इफ नॉट सेटिस्फाइड ऑन दीज पॉइंट, द अपॉइंटमेंट मस्ट बी डिक्लाइन। फिर अगर आप नहीं सेटिस्फाई हो इस सब चीज़ों में, तो आप बोलोगे ओके थैंक यू, हमें नहीं करना भाई। लिमिटेशन ऑन स्कोप, ये हम ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ेंगे, अभी इस पर बात नहीं करेंगे। ऑलराइट, नाउ कम्स अनपेड एंड ओवरड्यू फीस। खैर मैंने तो अभी आपको बताई भी वो बात। अगर तो ऑडिट फ़ी उन्होंने प्रीवियस ऑडिटर की नहीं दी, प्रीवियस ऑडिटर की, चलो इजी होके समझ लो, आप किसी और टीचर से पढ़ रहे थे, आज आप मेरे पास पढ़ने आ गए, मुझे उस पिछले टीचर ने बोला कि यार ये लड़का है ना फीस नहीं देता, तो क्या इस बेसिस पे मैं इस स्टूडेंट को ना पढ़ाऊँ? हो सकता है मैं फ़ीस के लिए पढ़ाता ही नहीं। ये भी हो सकता है कि मैं उसको बोलूँ थैंक यू आपने मुझे बता दिया, मैं इससे एडवांस ले लूँगा, चल बेटा एडवांस फ़ीस निकाल। मुझे बल्कि अपना भी एक टाइम याद आ रहा है, नाम नहीं लेता हूँ, बड़े मशहूर कॉलेज थे, तो मैंने एक टाइम एक कॉलेज में पढ़ा, उसके बारे में सब इतनी बुराइयाँ, उसने वाकई में सारे टीचरों के पैसे खाए हुए थे, सबके पैसे खाए, बड़ा मसला, बड़े मशहूर नाम थे। तो मेरे पास भी दोपहर में थोड़ा टाइम होता था, तो यानी जो मेरी रिटायरमेंट वाली ईजी लाइफ, उन्होंने कहा नहीं सुभान आपने ही पढ़ाना है और ये वो। अच्छा ऊपर कुछ जो डायरेक्टर्स वगैरह थे उनसे दोस्ती भी थी वो, लेकिन मुझे पता था ये पैसे जो है ना खा जाएंगे आखिर में, रिलेशन भी ख़राब होगा सब कुछ। तो मैंने पता क्या किया, तो जब मैंने ज्वाइन किया उनको उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए, या पढ़ाऊँगा, ज़ाहिर इतने स्टूडेंट्स थे सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत लोग कॉल आई कि अरे तुमने इनको क्यों ज्वाइन किया है वो। मैंने कहा तुम लोग सब मेरे खैर ख्वाह हो, थैंक यू सो मच, लेकिन मैंने इस वाले केस में ये किया है कि मैंने उनको बोला है कि मैं पढ़ाऊँगा 6 महीने, लेकिन पहले दिन सारे पैसे मेरी जेब में डाल दो, सीधी बात है। तो उनसे मैंने सारे पैसे पहले लिए, जेब में डाला, फिर मैं दोपहर को जाता था, रिलैक्स होकर पढ़ाता था, फिर आराम से निकालता था अपनी गाड़ी, वापस आ जाता था, सो जाता, सिंपल। तो ये भी तरीका है भाई, आपने मुझे बताया थैंक यू, लेकिन इस बिना पे मैं अपने अपकमिंग क्लाइंट को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये मेरी टैक्टिक्स है कि भाई मैं किस तरीके से उसको। तो अगर अनपेड या ओवरड्यू फीस है टू एग्जिस्टिंग ऑडिटर, अच्छा ये भी तो हो सकता है जो हमने थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस में पढ़ा, समटाइम ड्यू टू फैमिलियरिटी, समटाइम ड्यू टू रिलेशनशिप, समटाइम ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट। जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स होते हैं ना, दे डोंट टेक द फीस ऑन टाइम। याद आया, हमने केस स्टडी भी की थी सब, कि भाई वो रिलेशन ही ऐसा है कि यार आहिस्ता आहिस्ता, और वो फिर बैकलॉग बन जाता है इतनी बड़ी फीस का। तो इट इज़ द मिस्टेक नॉट ऑफ द क्लाइंट बट ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑडिटर। ये तो तुम्हारी मिस्टेक है, इसमें तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर यू हैव टू कंसिडर व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द क्लाइंट। बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको डिक्लाइन कर देंगे, आपको कानून ऐसा कुछ नहीं कहता। द एग्जिस्टेंस ऑफ अनपेड और ओवरड्यू फीस इज़ नॉट अ रीज़न, इज़ नॉट अ रीज़न ऑफ डिक्लाइनिंग। क्यों मैं डिक्लाइन कर दूं यार, ये मेरा चलता फिरता बिजनेस मेरे सामने आया है, ठीक है ना। हाउएवर एज इट मे साइन पोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, हाँ ये ज़रूर हो सकता है, जैसे मुझे पता था कि ये लोग मेरी भी फीस खा जाएंगे, मेरी भी वो जो रेम्यूनरेशन होगी वो खा जाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया, पहले पैसे दे दो मुझे। तो द रीज़न फॉर नॉट पेइंग द फीस नीड्स टू बी एस्टेब्लिश्ड।
It is a matter of discussion between the auditors as to how much assistance the new auditor will give to recover the fees. अच्छा, ऐसा हो सकता है because audit firms, we all are professionals. सही है ना? किसी न किसी मीटिंग्स में, गैदरिंग्स में साथ पड़े हुए होते हैं, काम कर रहे हैं एक इंडस्ट्री में, कॉम्पिटिटर हैं तो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक आपस में प्रोफेशनल भी तो हैं, जैसे हम सब टीचर्स भी यार, कोई मेरी बुराई कर रहा है या कुछ कर रहा है वो उसका मसला है, लेकिन मुझे ये भी तो पता है कि यार हम सब एक ही इंडस्ट्री में यार, वे आर प्रोफेशनल्स। तो अब इतनी छोटी बात हुए तो हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप मेरे पास आए पढ़ने, मैं बोलूँगा यार वो माना मेरा कॉम्पिटिटर है लेकिन उसकी फ़ीस दे दो, यानी मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको। दिस इज़ नॉट समथिंग मैंडेटोरी ऑन मी, दिस इज़ समथिंग वॉलंटरी। तो एक अपकमिंग ऑडिट फर्म मे सपोर्ट द एग्जिस्टिंग ऑडिट फर्म, द प्रीवियस ऑडिट फर्म, उसको किससे कि भाई टू हेल्प देम इन रिकवरिंग दी ऑडिट फीस। ये हो सकता है अगर ये करें तो, क्योंकि आपस में प्रोफेशनल्स होते हैं, समटाइम दे लिसन टू ईच अदर। Prospective auditors normally would be expected to draw attention of their client to the fact that fees are due and unpaid to suggest that should be paid. Okay. All right. Additional professional work. A member may be invited to undertake work in addition to the continuing work being carried out by the client's existing auditor who is not being replaced. Before accepting the work, the member should notify the existing auditor to the work he has been asked to undertake. By doing so, the existing auditor will be able to provide relevant information. Yes, देखें जब भी ये सारा काम हो जाता है ना, स्क्रीनिंग और ये सब कुछ हो गया और अब ये क्लाइंट माइनस प्लस होने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि ये मेक श्योर करना ज़रूरी है बिफोर यू मूव ऑन कि क्या एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स लीगली रिमूव हो गए। लीगली रिमूव पढ़ चुके हैं चैप्टर में, क्या था भाई कि इनको रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन वगैरह जो पास हुई, क्या अपकमिंग ऑडिटर्स लीगली अपॉइंट हो गए। मैंने बताया था बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट नहीं करना, शेयर होल्डर मीटिंग में करना। यानी आप एक महिला से शादी निकाह फेरे करने जा रहे हो तो ये तो देख लो कि उसकी पुरानी शादी माइनस हो गई है या नहीं हो गई। पता चला कि जी वो पुरानी शादी भी पड़ी हुई है, तो एक पति इधर खड़ा हुआ है एक इधर खड़ा है, एक अजीब सी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। तो नो, यहाँ पर ये देखना है कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स लीगली रिमूव हो गए बिफोर यू मूव ऑन, अपकमिंग ऑडिटर प्रॉपरली अपॉइंट हो गए, और एक चीज़ और जो हमें पढ़नी है वो है एंगेजमेंट लेटर साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया नहीं हो गया। सही है ना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वरना तो ये होगा कि दोनों पहुँचे हुए होंगे ऑडिट कर रहे होंगे कि ये क्या है भाई। ओके, एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स obtain the client's permission to discuss all relevant matters with the prospective auditor, क्योंकि जब ये एंड में ये सारी कम्युनिकेशन ये सब होती है तो वो बाकायदा अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे तो देंगे ना, वर्क पेपर्स ये सारी चीज़ें वो सब इनको अब इनके हवाले करेंगे ना, पूरा ऑफिस इनके हवाले अब कर देंगे, अब इनके पास आ गया। सही है ना, ऑल्दो उनके पास अपनी एविडेंसेस भी रहेंगी जो उन्होंने रखनी, हम वर्क पेपर और डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ेंगे कि वो बाकायदा अपनी चीज़ें अपने पास भी रखें क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल 7 साल जो भी ऑडिट किया। The existing auditor should answer without delay, stating as relevant that the client's permission has not been given for communication. खैर ये बात हमने पीछे पढ़ ली, ये सारी बातें हम असल में पढ़ चुके हैं। It is not sufficient to state that unspecified factors exist. However, legal advice may need to be taken in some circumstances. अगर तो देखें क्लाइंट ने दोनों को मना कर दिया डू नॉट कम्युनिकेट, तो हमने कहा डिक्लाइन हो गया। अगर इसको इजाज़त नहीं दी तो आपको एक चीज़ मैंने पढ़ाई थी कॉन्फिडेंशियलिटी में, कि कॉन्फिडेंशियलिटी में होता क्या है कि यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैंने कहा था जब रूल होता है तो उसका एक्सेप्शन भी होता है, और उसकी एक्सेप्शन क्या थी कि अगर लॉ इजाज़त दे रहा है, कोई लीगल बात है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, कोई ऐसी बात जो पब्लिक ड्यूटी टू डिस्क्लोज है, कोई ऐसी बात है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर ओन ऑडिट फीस, तो वहाँ पर आपको फिर करना पड़ता है और फिर आप एक लीगल एडवाइस भी लेते हो। सही ना, कि कहीं आपसे कुछ गलती ना हो जाए। ऑलराइट, ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन, अभी मैंने आपसे कहा अ कॉपी ऑफ द लास्ट सेट ऑफ अकाउंट्स फॉर्मली अप्रूव्ड बाय द क्लाइंट, ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसफ़र करनी है। अ डिटेल ट्रायल बैलेंस एंड ऑल दैट। रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर्स एक पूरा हमारे पास टॉपिक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इन मोस्ट जुरिस्डिक्शन क्लाइंट्स एंड द सक्सेसर ऑडिटर्स हैव नो राइट टू डिमांड एंड एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स एंड वर्किंग पेपर्स इन मोस्ट जुरिस्डिक्शन।
दैट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ऑडिटर, क्योंकि उसके पास वो एविडेंस होते हैं कि भाई हमने ये सारे काम किए हैं। कल को कोई फ्यूचर में कोई इशू अराइज होता है तो वो पुराने ऑडिटर्स के पास भी जाएंगे, इन 2021 यू वर द ऑडिटर, हाँ व्हाट वाज द इशू गोइंग ऑन, ये वो, तो उनके पास कोई एविडेंस तो होगी ना। और ये हम वर्क पेपर में पढ़ेंगे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू रिटेन द वर्किंग पेपर्स, और ये डिपेंड करता है हर मुल्कों की अपनी अपनी, हर जगह की अपनी अपनी गाइडलाइंस है, कहीं 5 साल है, कहीं 7 साल है, कहीं 10 साल है, कहीं पे टैक्स जुरिस्डिक्शन जो टैक्स के लॉज हैं उनके अलग है, कंपनी लॉ की अलग है, इन सब की, सही है ना। However, the previous auditors may allow a new auditor to review some or all of his working paper. Yes, well, that's again the information. अच्छा, मैं चाहता हूँ आज मैं यहीं तक बात करूँ। अब जो नेक्स्ट मीटिंग में हमें बात करनी है वो हमें बात करनी है इस पे, एंगेजमेंट पे, सही है ना, एंगेजमेंट लेटर पे, इस पे हम बात करेंगे, ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इस पे। एंगेजमेंट लेटर सीधे लफ्ज़ों में क्या चीज़ है भाई? एंगेजमेंट लेटर सीधे लफ्ज़ों में इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ मुआहदा। और ये सिर्फ ऑडिट में नहीं होता, ये हर प्रोफेशनल सर्विस में होता है। आप आपको अपनी लास्ट विल बनानी है, ट्रस्ट बनाना है, आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका विल और ट्रस्ट बनाना है, सही ना। तो मैं जो अपने लॉयर से कम्युनिकेट करता हूँ, तो बिफोर वी डू एनी थिंग वॉट शी इज़ गोना सेंड मी, इट्स कॉल्ड द एंगेजमेंट लेटर, कि भाई ये एंगेजमेंट लेटर, ये भरपूर एंगेजमेंट लेटर, यानी इट्स काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड द फर्म। इट कुड बी अ प्रोफेशनल फर्म, it could be a legal firm, it could be an advisory firm, it could be an audit firm, सही है ना। जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं ज़ाहिर मेडिकल लॉयर, उसको मैंने उसमें एक्सेप्ट किया था, सही है ना, उसके साथ में इन्वॉल्व हुआ था कि भाई जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है अब उसकी मुझे रिकवरी चाहिए, मेरी हेल्थ की रिकवरी है, वो सारी चीज़ें। तो उस लॉयर ने ज़ाहिर मुझसे फिर एग्रीमेंट किया कि भाई इतनी फ़ीस होगी मेरी, इतने % वॉट एवर विल रिकवर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, डॉक्टर्स को इतने मिलेंगे, कायरोप्रैक्टर को इतने मिलेंगे, एंड दिस विल बी माई फीस। ये सारी बातें कहाँ लिखी होंगी? ऑब्वियसली ही सेंट मी एंगेजमेंट लेटर, मुझे एंगेजमेंट लेटर भेजा जिस पे आप साइन करते हो कि हाँ भाई ठीक है मैं एग्री करता हूँ इस एंगेजमेंट लेटर पे। तो एंगेजमेंट लेटर ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऑडिट के लिए, फॉर एनी प्रोफेशनल सर्विस द एग्रीमेंट वी यूज़ इज कॉल्ड द एंगेजमेंट लेटर। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। तो अभी के लिए गुड बाय, घर जाएँ, सो जाएँ, रिलैक्स करें, क्योंकि आप लेक्चर देख चुके हैं। अगर लेक्चर नहीं देखा होता तो मैं नहीं बोलता सो जाएँ, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू।